मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायकाचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। आज ऑनलाइन पढ़ाने की इस श्रृंखला में आप और हम भारत का भौतिक विभाजन अर्थात उच्चावच का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत में लगभग सभी प्रकार के भौगोलिक उच्चावच पाए जाते हैं। इसका कारण भारत का वृहद विस्तार और तटीय स्थिति है। भौगोलिक रूप से भारत को 5 इकाइयों में बांट सकते हैं। उत्तर का महान पर्वतीय भाग, उत्तरी भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप, ये 5 भौतिक भाग हो गए। जब आप बात करते हो उत्तर का महान पर्वतीय भाग की, तो उसको भी आप 2 भागों में बांट सकते हो, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय पर्वतीय भाग हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ शामिल है। हिमालय के ऊपर उत्तरी दिशा में उससे ऊपर वाली स्थिति, इस पर्वतीय क्षेत्र की चौड़ाई 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, सहित कुछ अन्य सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती है। काराकोरम में बाल्टोरो और सियाचिन जैसे वृहद ग्लेशियर भी यहाँ पाए जाते हैं। सिंधु नदी से लेकर दियांग और सिंधु नदी तक के पर्वतीय भाग को हिमालय श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय का अर्थ होता है हिम का घर, हिम प्लस आलय, हिम का घर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण तृतीय क्लब टर्शियरी युग में अवसादों के मुड़ने से वलित पर्वतों के रूप में हुआ है। वलित पर्वतों के प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार होता है वलित पर्वत। अवशिष्ट पर्वत भी होते हैं। तो आप यहाँ केवल और केवल वलित पर्वत की बात कर रहे हो, जिसमें धीरे 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 अवसादों में वलन पड़ने से उसमें पर्वत का निर्माण होता है, इसलिए उसका नाम हो गया वलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के आपस में टकराने और संभवतः भारतीय प्लेट के यूरोपीय प्लेट के नीचे खिसकने के कारण अवसादों के मुड़ने से हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार से 2 प्लेटें आपस में टकराती है, तो भारी प्लेट नीचे चल जाती है और हल्की प्लेट ऊपर रह जाती है, और उससे पर्वत का निर्माण होता है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है, इसलिए हिमालय को नवीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय में उत्तर से दक्षिण 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, जिनकी ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। शिवालिक सबसे नीचे है, मध्य हिमालय उसके ऊपर है, और वृहद हिमालय या हिमाद्री सबसे ऊपर है। तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को वृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में है, और इसी श्रेणी में नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर स्थित है। वृहद हिमालय श्रेणी के दक्षिण में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को मध्य हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय, ये तीनों ही नाम है इसके। मध्य हिमालय बीच में है, इसलिए मध्य हिमालय। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा विस्तार है इसका। हिमाचल प्रदेश के आधार पर इसका नाम हिमाचल श्रेणी भी पड़ा है। लघु हिमालय ऊंचाई थोड़ी बीच की है, इसलिए इसकी औसत ऊंचाई 4000 से 4500 मीटर है। डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, मसूरी जैसी पर्वतीय पर्यटक स्थल इसी श्रेणियों में स्थित है। इनकी ढालों पर वन और घास के मैदान पाए जाते हैं। इनकी औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। लघु हिमालय के श्रेणी के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी पाई जाती है, जो नवीनतम हिमालय श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे निचली पर्वत श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 से 1500 मीटर के बीच है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी चट्टानों, असंगठित पदार्थों, पत्थरों, सिल्ट से हुआ है। यह पश्चिम से पूर्व तक लगातार विस्तृत न होकर पूर्व में अन्य श्रेणियों से मिल जाती है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस श्रेणी में पाई जाने वाली कुछ सक्रिय घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून नाम में शब्द में दून है, सक्रिय घाटी में बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम देहरादून है। जैसे देहरादून इसी तरह की एक घाटी में स्थित शहर है। म्यांमार की सीमा के सारे विस्तृत हिमालय के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्वांचल में पटकाई बूम, गारो खासी, जयंतिया, लुसाई हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स जैसी हिल्स शामिल है। ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। उत्तरी भारतीय मैदान, उत्तर के महान पर्वतीय भाग के दक्षिण में उत्तरी भारतीय मैदान पाया जाता है। हिमालय के निर्माण के समय शिवालिक के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हो गया था, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। अवसाद जो वो हिमालय पर्वत से बहाकर लाए गए हैं, वो यहाँ जमा हो गए और इससे मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है।
जब एक नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर आती है तो वहाँ से जो पदार्थ बहा कर लाती है, उन पदार्थों को उस क्षेत्र में जमा करने से वहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है। और अपने भारत के संदर्भ में भी, अपने देश के संदर्भ में भी उत्तरी मैदान का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों से बहा कर लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इसका निर्माण नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है, इसलिए यह भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस मैदान की पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इस मैदान की चौड़ाई कम होती जाती है। भारत के उत्तरी मैदान को बृहद रूप से निम्नलिखित 2 उपभागों में बांट सकते हैं: गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वी दिशा में है और गंगा का मैदान पश्चिम दिशा में है। यह दोनों मैदान एक सक्रिय भाग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है, स्थित है, जो भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद उत्तर की ओर खिसककर अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था तो उत्तरी भाग लॉरेंसिया था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था। इसका निर्माण प्राचीन और कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को बृहद रूप से 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है: मध्य उच्चभूमि और दक्कन का पठार। विंध्य पर्वतों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है, जो विंध्य पर्वत के ऊपर की दिशा में उत्तरी दिशा में है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में गंगा के मैदान से घिरा हुआ है। मध्य उच्चभूमि को भी पश्चिम से पूर्व विभिन्न पठारों में बांटा गया है। मध्य उच्चभूमि के पश्चिम भाग को मालवा पठार के नाम से जाना जाता है तथा पूर्वी भाग को छोटा नागपुर के पठार से जाना जाता है, और इन दोनों के मध्य बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार पाए जाते हैं। तो मालवा पठार और छोटा नागपुर के पठार के बीच पश्चिम भाग मालवा पठार, पूर्वी भाग छोटा नागपुर का पठार, दोनों के बीच बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार पाए जाते हैं। दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे तक है। यह पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट अधिक सतत और ऊंचा है। पश्चिम घाट में सह्याद्री महाराष्ट्र के क्षेत्र में, नीलगिरी तमिलनाडु के क्षेत्र में और केरल के क्षेत्र में अन्नामलाई और कार्डेमाई पहाड़ियाँ शामिल है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हो तो पश्चिम घाट ऊंचा होता जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिम भाग लावा प्रवाह से बना हुआ है, जिसे दक्कन ट्रेप कहते हैं। भारत का सुप्रसिद्ध क्षेत्र है जो लावा प्रवाह क्षेत्र से बना हुआ है, लावा प्रवाह से बना हुआ है, उसका नाम है दक्कन ट्रेप। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर दरारी ज्वालामुखी की क्रिया हुई और दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रेप लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र, दक्कन क्षेत्र जो महाराष्ट्र में है, तथा गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसलिए इन नदियों को पूर्ववाहिनी नदियाँ भी कहते हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ जो ऐसी है जो पश्चिम से जाकर के अरब सागर में गिरती है, पश्चिम दिशा की ओर, इनको पश्चिमी नदियाँ भी कहते हैं, और ये अरब सागर में अपना जल छोड़ती है। तटीय मैदान दक्कन का पठार दोनों ओर से तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान गुजरात जो पश्चिमी तट पर है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों के सारे विस्तृत है। पश्चिम तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर यह सकरा होता जाता है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण तट, जो महाराष्ट्र के तटीय मैदान उसको कोंकण तट कहते हैं, और केरल के तटीय मैदान को मलाबार तट कहते हैं। तो ये जो कोंकण तट है ये महाराष्ट्र और गोवा का तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान में नर्मदा और ताप्ती नदियों के ज्वार नदमुख केरल की लेगून झीलें पाई जाती है। तो केरल में लेगून झीलें पाई जाती है, अनूप झीलें पाई जाती है, और ताप्ती और नर्मदा और ताप्ती नदियों का जो डेल्टा है उसका प्रकार है ज्वार नदमुख। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तट की तुलना में अधिक चौड़ा व समतल है, जो अनेक बड़ी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टाओं के द्वारा विच्छेदित हो गया है। उत्तर में यह मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से जाकर मिल जाता है। पूर्वी तट के उत्तरी मैदान को उत्तरी सरकार और दक्षिण तमिलनाडु के सारे विस्तृत तटीय मैदान को कारामंडल तट कहते हैं। तो पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है और तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है वो कारामंडल तट कहलाता है। द्वीप केरल तट के पश्चिम में अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है लाखों द्वीप, काफ़ी संख्या में द्वीप पाए जाते हैं अरब सागर में, केरल के पास में, पश्चिम तट पर, इसलिए इसका नाम हो गया लक्षद्वीप। इन द्वीपों की उत्पत्ति स्थानीय आधार पर हुई है और इनमें से अधिकांश प्रवाल द्वीप है, कोरल रीफ है, कोरल द्वारा निर्माण हुआ है इन द्वीपों का।
बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को सम्मिलित रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहता है। तो भारत में 2 बड़े द्वीप समूह हो गए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। ये द्वीप आकार में बड़े होने के साथ साथ संख्या में भी अधिक होता है। इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बड़ा होता है और कुछ द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से बनता है, जबकि अन्य द्वीपों का निर्माण पर्वतीय चोटियों के सागरीय जल में डूबने से हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और जो 2005 में आई सुनामी के कारण डूब गया था, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ये जो 2 मानचित्र दिए हैं मैंने आपको कि किस प्रकार से आप भारत के उच्चावचों को समझ सकते हो। इस मानचित्र में आप देखोगे कि अलग अलग कलर से भारत के अलग अलग भौतिक विभाग दिखाए गए हैं। इस प्रकार से आप भौतिक विभागों का वितरण इस मानचित्र की सहायता से आप उचित ढंग से समझ सकते हो, बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हो। और एक मानचित्र ऐसा है जिसमें मैदान और तटीय क्षेत्र दिखाया गया है, उत्तरी मैदान और तटीय क्षेत्र। धन्यवाद।